Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine and doing very great. I am Dr. Mahin Javed, the clinical dermatologist. तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, लेकिन आप इस बात को समझने की एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है। डीजेनरेटिव डिजीज़ का मतलब है कि ये डिजीज़ जो है क्रोनिक डिजीज़ है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको होती है और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में आके पेशेंट को डाल सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि आर्थराइटिस बेसिकली होता है कि अगर हम इसकी फिजियोलॉजी देखें, इसकी एनाटॉमी देखें तो वो क्या होती है। देखिए, आर्थराइटिस जो है वो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जिस तरीके से आपका जो है वो एल्बो जॉइंट है, आपके जो टो जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है, आपका लेग जॉइंट है, ठीक है, आपके फिंगर्स में जॉइंट है, आपका जो स्पाइन है वो जॉइंट है। तो वहाँ पे जो है ना आपको एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ना वहाँ पे जो है वो रेडनेस होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है और ऑब्वियसली वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। अब ये होता क्यों है? इसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस है, लेकिन मेन चीज़ ये कि देखें, आपके जो दो जॉइंट्स हैं ना, जिस तरीके से आपका एल्बो जॉइंट आप लेते हो या आपका नी जॉइंट है, तो बेसिकली ये आपस में जॉइंट्स हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से इनके अंदर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर आपके पास होती है कि ना एक कुशन जिस तरह कहते हैं ना, वो होता है इसके अंदर कि आपकी बोन्स आपस में रगड़े ना, ठीक है। इसके अंदर एक कुशन होता है, वो आहिस्ता 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 करके ना आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसको रिलीज़ करती है। बोन से ही वो रिलीज़ होती है प्रोटीन, तो उसकी वजह से ना वो कुशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब वो जब ख़त्म होता है ना, तो उसके अंदर आपके जो जॉइंट्स हैं ना, वो आपस में, मतलब जो हड्डियाँ हैं, जॉइंट की हड्डियाँ जो हैं वो आपस में रगड़ती हैं और रगड़ने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, फिर वहाँ पे दर्द होती है, आपका जॉइंट ख़राब होता है और मेन चीज़ जो है ना, वहाँ पे जो है ना वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है। अब एक बात को याद रखें कि इन्फ्लेमेशन जो है ना एक आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। मतलब इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे बैक्टीरिया को जो डेली बेसिस पे आपकी स्किन के साथ एक्सपोज कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर चीज़ कोई आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, उसमें स्वेलिटी आ गई है, उसमें रेडनेस हो रही है, उसमें पेन बहुत ज़्यादा है और एक क्रॉनिक टाइम तक के लिए उसके अंदर पेन है, तो आपको उसको चेक ज़रूर करवाना चाहिए। उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप सिंपली बैठे रहें। मेन आप जो काम करेंगे उसके अंदर वो ये चीज़ होगी कि आपने डायग्नोस कैसे करना है कि आपको आर्थराइटिस है। अच्छा, मैंने आपको पहले ये बताया कि आर्थराइटिस डिफरेंट चीज़ों में, जिस तरीके से कुछ को यूरिक एसिड का मसला होता है, तो अब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम जब आपको वो जमते हैं तो उस टाइम पे अपने जब उसको जॉइंट को आप मूव करते हो तो उसके मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, तब दर्द होती है। या पास दफ़ा जिस तरह आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर है आपके जॉइंट के ऊपर, जो आपका कार्टिलेज है वो कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाता है, या तो चीज़ पास आपकी जीन्स के अंदर आती है, या आपकी डाइटरी इंटेक ऐसी है, या कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो आप ले रहे हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। या बास आप कैल्शियम और विटामिन डी का जो है वो इंटेक बिल्कुल ही नहीं करते, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और मेन चीज़ होती है ऑटोम्यून डिजीज़। ऑटोम्यून आपकी बॉडी को पता नहीं चलता बास कि वो अपने सही और हेल्दी सेल्स को ही अटैक करना शुरू कर देती है। जिस तरीके से डायबिटीज़ भी बाज़ आपकी जीन्स में नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऑटोम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से आपको वो चीज़ हो जाती है। तो सेम इसी तरह से जो आपको ऑटोम्यून होता है ना आर्थराइटिस, उसको आप कहते हो ट्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और ट्यूमाटॉइड आर्थराइटिस मेनली आपके जो नी है और आपका जो फुट है, इसके अंदर जो आपका फुट का जॉइंट है ना, जहाँ पे एंकल वाली साइड है, वो वाली साइड और आपका नी जॉइंट, इनमें पेन होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जिसको आप डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। उसके अंदर वही कंडीशन जो मैंने आपको क्वेश्चन वाली पहले समझाई है, वो कंडीशन होती है कि बोन्स आपस में जो है वो रगड़ खाना शुरू कर देती हैं। बेसिकली ना, आपने देखा होगा जिस तरीके से आपके घर के दरवाजे हैं उसके अंदर कब्जा लगा होता है कि दरवाज़ा आपस में जो है ना वो कहीं जाके लग के तो सही तरीके से वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो कब्ज़ा लगा होता है ना, उसकी बेसिकली मेन मकसद ये है कि दरवाज़ा आपका सही तरीके से बंद हो जाए। और जब उसके अंदर वो जो कब्ज़ा है वो एक स्टील का, जो आपने देखा होगा जिसमें डिफरेंट कील लगे होते हैं, अगर वो ना लगा दरवाज़ा जो है वो अड़ेगा। सेम उस तरीके से आपकी बोन जो है वो अड़ती है और वो जो है वो आर्थराइटिस का इशू हो जाता है। अब आर्थराइटिस के इशू के अंदर मेन चीज़ ये है कि अगर पेशेंट ओबीस है या पेशेंट ओवरवेट है तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। डाइट की बात हम बाद में करते हैं।
और जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं इनको ना सुबह सुबह उठ के इनकी बॉडी इनसे मूव नहीं की जा रही होती, मतलब ये बेड के ऊपर ये भी लेटे हुए हैं और सही तरीके से जो अगर पैर उठा के सबसे पहले नीचे ज़मीन पर रखना है तो वो नहीं उठाया जा रहा, टांग ही नहीं उठाई जा रही, आपके जो फिंगर के जॉइंट्स हैं वो नहीं हिल रहे, इनको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। स्टिफनेस यानी कि चीज़ जिस तरह अकड़ जाती है। तो उसके लिए सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, वो ये चीज़ होती है कि आप जो हो ना अभी बेड पे लेटे लेटे ही सुबह, ये नहीं है एकदम से उठना है या हमने या इस आपको पानी पीना शुरू कर देना, कुछ नहीं। आपने सिंपली जो है ना अपने जो टोज़ हैं, मतलब आपके जो पैरों की उंगलियां, उनको आपने हल्का हल्का मूव करवाना है, अपने पैर को मूव करवाना है, फिर आप अपने हाथों को हल्का हल्का ऐसे करके मूव करवाओ। एक एक्सरसाइज होती है आर्थराइटिस के लिए कि आप अपने हाथ खोलो, फिर उसको आराम से ऐसे करके बंद करो, फिर ऐसे करो, मतलब ये आपके ना जॉइंट्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली आप मेडिकेशन ले रहे हो, अपनी डाइट को सही रख रहे हो जब आपको आर्थराइटिस है, लेकिन आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हैं ये भी करनी होंगी। लेकिन अब आर्थराइटिस के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेशेंट ओबीस है, ऑब्वियसली वो पेशेंट जो है वो एक डाइटिंग के ऊपर जाएगा अपना वेट कम करने के लिए, ताकि उसका आर्थराइटिस जो है उसके सिम्टम्स थोड़े ठीक हो सकें, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं होगा, उसके अंदर हम पेशेंट टू पेशेंट चीज़ वेरी करती है और हम पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट किस कंडीशन के ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को हम एकदम से कहें कि वो वॉक छोड़े और ब्रिस्क वॉक करे, या वो जॉगिंग करे, या वो जंपिंग जैक्स करे। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो मेरे पास आए हैं कि वो उनकी कंडीशन है आर्थराइटिस की, लेकिन वो जंपिंग जैक कर सकते हैं, तो उनको जंपिंग जैक ही रिकमेंड किए जाते हैं या उनको ब्रिस्क वॉक ही रिकमेंड की जाती है, ठीक है। तो हर चीज़ को जो है वो पेशेंट टू पेशेंट हमें लेके चलना पड़ता है। अब डाइट के अंदर मेन चीज़ जो है ना वो सबसे पहले आपकी ये है कि बाज़ दफ़ा आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिएक्ट कर रही होती हैं। यूरिक एसिड की मैंने आपसे बात की, तो यूरिक एसिड जो है वो आपका बहुत ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है ना आपके ऑर्गन मीट में होता है। अब ऑर्गन मीट के अंदर अगर आप लिवर ले रहे हैं, मटन या बीफ का, ये रिकमेंडेड है, उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्टमक के अंदर जिस तरह चिकन का जो है वो हम स्टमक या जो दिल है उसकी कंजम्पशन करते हैं, उन चीज़ों के अंदर स्पेशली चिकन के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को इंक्रीज़ कर सकती हैं, ठीक है। फिर आप अपने पानी की इंटेक बहुत अच्छी रखें, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते जाएंगे और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप जो है वो दूध की कंजम्पशन करें, क्योंकि दूध बेहतरीन सोर्स आपके पास कैल्शियम का, और उस टाइम पे आपको अपनी हड्डी को जो है वो ज़रूर आपने मजबूत करना है, ठीक है। कैल्शियम, विटामिन डी का आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके पास आती हैं आप उनकी कंजम्पशन कर सकते हो। जिस तरह आजकल सर्दियों का मौसम है, आप साग की कंजम्पशन कर सकते हो, मेथी की कंजम्पशन कर सकते हो, ब्रोकली की कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा नट्स, ठीक है, स्पेशली आपका वॉलनट, क्योंकि अच्छा एक चीज़ है, क्यों देखिए फूड्स जो है ना वो आपकी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, वो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे फूड्स लेने हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करें। जो नट्स मैंने आपको बताया ना, स्पेशली आलमंड्स और वॉलनट्स, ये जो है ना ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जिस तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बताएंगे आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑलिव ऑयल आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के अंदर ये वाली चीज़ें जो हैं इनको आप ऐड करते जाओ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताया ऑर्गन मीट, स्पेशली चिकन का जो है वो स्टमक या चिकन लिवर या चिकन का जो हार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी के अंदर आपका यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो सकती है आपकी बॉडी में अगर आप उसकी इंटेक करते हो, ठीक है। इसके बाद ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं वो बेसिकली एक रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो एकदम से जाके आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेते रहते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। तो आप ओमेगा 6 को कंज्यूम नहीं करोगे, ओमेगा 3 को और ओमेगा 9 को कंज्यूम करोगे, जिसका आपके पास सोर्स फिश है, और फिश के अंदर भी सैल्मन आपके पास या सार्डिन्स बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास हो गई। फिर आपके पास टर्मरिक है, ठीक है। आप टर्मरिक की कंजम्पशन जो है वो खाने के अंदर तो करते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि दूध के अंदर हल्दी को डाल के लो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो, आपके डर ठीक हो, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, क्योंकि पास कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल रिवर्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम उनको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनको डिजीज़ेस होती हैं लेकिन वो एक स्पेसिफिक एज तक भी सही होते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपनी चीज़ को स्पेशली अपनी डाइट को मैनेज करते हैं। क्योंकि आप मेडिकेशन भी कितनी लोग हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है और आप लेते हो,
ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आपकी जो है पानी की कंजम्पशन बहुत अच्छी रखो, अपनी नींद अच्छी रखो और अपनी डाइट अच्छी रखो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन है या कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग है तो वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है। अच्छा, मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करी थी, उसके अंदर आपके पास गार्लिक और जिंजर ये बहुत बेहतरीन सोर्स हैं। एक तो इसका आप खाने के अंदर भी इसी कंजम्पशन कर सकते हो, इसके अलावा जिंजर का कहवा बहुत अच्छी फॉर्म है। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो जिंजर को दूध के अंदर डाल के उसको थोड़ा सा बॉयल दे के भी पीते हैं, स्पेशली आर्थराइटिस के पेशेंट्स। ठीक है। ब्लैक पेपर जो है इसकी आप कंजम्पशन करो। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन है। अब रिसर्चेस बताती हैं कि कुछ वेजिटेबल्स जिनको हम कहते हैं नाइट शेड्स, उनके अंदर 50-50% चांसेस होते हैं, या तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ कर सकती हैं या तो वो डिक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको चेक करना पड़ेगा कि वो चीज़ें आपको करें। उसको बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर आपके पास एक टमाटो है, पोटैटो है, ठीक है, और बेल पेपर्स वो जो आपने शिमले की मिर्चें जो कलर्ड वाली होती है पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये और ब्रिंजल। तो नाइट शेड वेजिटेबल्स जो हैं वो उसके अंदर आप बेसिकली ये करते हो जो मैंने आपको बताया कि आपके पास पोटैटो है, टमाटो है, ब्रिंजल और बेल पेपर्स हैं। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता करके या 1 बाय 1 अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हो एक स्पेसिफिक टाइम तक, और फिर आपको देखते हो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर तो नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो फिर आप उससे कंजप्शन करते हो, और अगर आपको कर रही है तो फिर ऑब्वियसली आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। ठीक है। फिर इसके अलावा आपका चीज़ जो है वो बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकता है, या होल मिल्क। पहले मैंने आपको कहा कि आप दूध पिएँ, जो स्किम मिल्क है आप उससे कंजम्पशन करें, होल मिल्क ना करें। होल मिल्क के अंदर ये होता है कि जो फैट्स होता है उसकी मलाई वो सारा कुछ उसके अंदर होता है, आप उसको स्किम करें और फिर पिएँ। घर में स्किम मिल्क बनाना बहुत ईजी है। वो बेसिकली ये होगा कि आप फ्रेश मिल्क लेंगे, फ्रेश मिल्क आप ऑब्वियसली उसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसको जो फैट की लेयर आएगी आप उसको उतार देंगे जो मलाई होती है, फिर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें और फिर सेकंड टाइम जो है आप उसको बॉयल करें। ठीक है। ऐसे 2 से 3 दफ़ा आप उसको बॉयल करेंगे और उसका जो फैट्स है उसको, फैट्स की जो लेयर आ रही है उसको आपने ज़रूर रिमूव करना है। तो उसको आप जैसे रिमूव करेंगे एंड पे जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो आपका स्किम मिल्क है, आप उसी कंजप्शन कर सकते हो। ठीक है। और ट्रांस फैट्स जो है वो आपने नहीं लेना। ट्रांस फैट्स देखें, अगर आप चिकन को स्किन के साथ खा रहे हो उसके अंदर ट्रांस फैट है, आप बीफ खा रहे हो, आप मटन खा रहे हो। ठीक है। बीफ के अंदर ज़्यादा होता है, मटन के अंदर ऐसा जितना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हो, अगर आप पेशेंट को आर्थराइटिस है और वो देख रहे हैं कि उसने कार्बोहाइड्रेट्स कौन से लेने, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स की रेशियो जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको आपने कम करना और पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर पेशेंट ओबीस है या पेशेंट ओवर वेट है तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लोगे, आप चेक करके लोगे, या तो आप होल व्हीट लोगे या बार्ले लोगे। ठीक है। और बाज़ कार्बोहाइड्रेट्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर आपके पास एक प्रोटीन आती है, ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है। बाज़ का लोगों को उनके साथ इशू होता है, वो इशू जो है वो कन्वर्ट होता है सीलिएक डिसीज़ के अंदर। ठीक है। तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पास में लीन होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, और उनकी बॉडी ना उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो फ़ौरन जो है नोज़िया वॉमिटिंग डायरिया के ऊपर पेशेंट चला जाता है। अगर आपको ये कंडीशन है तो फिर आप इन चीज़ों के ऑल्टरनेटिव यूज़ करोगे। ठीक है। वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि अगर पेशेंट को सीलिएक डिजीज़ है तो उसके अंदर ग्लूटेन फ्री कौन सी आप चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, या सिंपली अगर आपको वो चीज़ अभी है और आप जानना चाहते हो क्या, तो आप मार्केट में आपको ग्लूटेन फ्री आटे के नाम से बहुत सारे डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो आपको आटा प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप उसी कंजम्पशन कर सकते हो, या ग्लूटेन फ्री ब्रेड की कंजम्पशन कर सकते हो। क्योंकि ये जो है ना वीट है, राय, बार्ले, इनके अंदर ग्लूटेन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, तो आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये कंडीशन या आपको ये इशू है। ठीक है। फिर आपको प्रोटीन की कंजम्पशन जो है उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है। ये मैं एक जनरल आर्थराइटिस पेशेंट की बात कर रही हूँ। उसके अंदर ये होगा कि आप बीफ जो है उसकी कंजम्पशन नहीं करोगे, आप मटन की कंजम्पशन नहीं करोगे, चिकन की नहीं करोगे, आप जो कंजम्पशन करोगे वो फ़िश की है, क्योंकि फ़िश जो है वो बेसिकली उसके अंदर बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं है जो आपकी बॉडी को नुकसान दे रही है आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है। चिकन भी आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि वो स्किन लेस होना चाहिए, उसमें स्किन ना हो। ठीक है। फिश सैल्मन बहुत अच्छी है क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स आपके पास जो है अवेलेबल है, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है। फैट्स आप ट्रांस फैट्स बिल्कुल भी नहीं लोगे। ठीक है। ट्रांस फैट के अंदर कोई ऐसा ऑयल जो आप देख रहे हो बाहर जा रहे हो जो ब्लैक कलर का हुआ है वो आपने नहीं लेना, या आपके पास सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ये सारे वो ऑयल्स हैं जिनके अंदर ट्रांस फैट हमारे पास है। जो बेहतरीन ऑयल है
जो आप आर्थराइटिस कंडीशन के अंदर जिसकी कंजम्पशन कर सकते हो, आपके पास ऑलिव ऑयल है, ठीक है, या कैनोला ऑयल है। ये बेहतरीन ऑयल्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के अंदर आते हैं और आपकी इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम करते हैं, ठीक है। और आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो मैंने बता दिए, ठीक है। फ्रूट्स की आप कंजम्पशन कर सकते हो और मेन चीज़ ये है कि आपने अपने आर्थराइटिस जो है उसको मैनेज करना है, क्योंकि आर्थराइटिस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट की बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक साइड के ऊपर, या तो बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है या वो जो है वो व्हील चेयर के ऊपर पास वो पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं क्योंकि जो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज नहीं करते। आर्थराइटिस जो है उसका मेन डायग्नोसिस यही है कि आपकी स्पेसिफिक जगह पे, जिस तरह आपकी यूजली जो है वो आपकी फिंगर्स पे स्वेलिंग हुई होती है आपके टो के ऊपर, ठीक है, जो आपकी पैर का वो है अंगूठा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हुई होती है। ये चीज़ या आपकी जो एक मॉर्निंग स्टिफनेस आती है, ये आपको इंडिकेट करती है कि पेशेंट को आर्थराइटिस। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो काइंडली अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, अपना आप सारा जो है वो डायग्नोस करवाएं। उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह होते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग ही उसको चेक किया जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री को चेक किया जाता है क्या चीज़ है। लेकिन अगर आपको इशू है तो आप अपनी डाइट को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो ईजी रह होके, और ये वो डाइट है जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी, ठीक है। कि अगर आपको भी नहीं पता कि आपको आर्थराइटिस का इशू हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, देखिए आर्थराइटिस जो है ना उसकी बेसिकली 3 स्टेजेस आपके पास आती हैं। मैं अगर सिंपली आर्थराइटिस की बात करूँ, आपके पास होती है माइल्ड, एक मॉडरेट और एक आपके पास होती है स्वेयर। स्वेयर केसेस के अंदर हम पेशेंट की जो है वो सर्जरी करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो पेशेंट की सर्जरी के ऊपर जाएगा, लेकिन वो भी पेशेंट की कंडीशन देख के कि बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गई है और क्या कंडीशन है, क्योंकि सर्जरी के अंदर ये होता है कि आपकी जिस स्पेसिफिक बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, या स्पेसिफिक जो है वो जॉइंट के अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, ऐसी कुशनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आपकी बॉडी ख़राब ना हो, आपकी बोन्स जो हैं वो सही तरीके से मूवमेंट जो है वो करें, ठीक है। बाकी 90% पेशेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ, जिसके अंदर आपकी डाइटरी मैनेजमेंट, आपकी एक्सरसाइजेस, आपकी मेडिकेशन आती है, उसके साथ वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। माइल्ड यूजली पेशेंट्स जो है वो माइल्ड केसेस के अंदर ही होते हैं तो वो उसको ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे, जिसमें आपकी ऑब्वियसली कुछ पेन किलर्स होंगी, कुछ आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मेडिकेशन होंगी, कुछ वो देखा जाएगा कि आपको कौन सा आर्थराइटिस है, आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, आपको डीजनरेटिव आर्थराइटिस है, आपको जो है वो वायरल आर्थराइटिस है, या आपको यूरिक एसिड आर्थराइटिस है, आपको गाउट है, या आपको रीमाटॉइड आर्थराइटिस है। वो चीज़ आपकी देख के उस तरीके से आपको मेडिकेशन रिकमेंड की जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको मेडिकेशन जो है बहुत सारी नहीं बताई जा रही इस चीज़ के लिए। और अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट देखते हो तो मेनली जो है वो आपके फिजिशियंस ने आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम की, विटामिन डी की इंटेक करो, ताकि आपकी बोन जो है वो बिल्कुल ब्रिटल ना हो, बिल्कुल वीक ना हो, ठीक है। क्योंकि इसके साथ कंडीशन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस को जानना चाहते हो कैसे, तो आप मेरी ऑस्टियोपोरोसिस वाली वीडियो देख सकते हो कि वो क्या कंडीशन है। लेकिन कोशिश करो कि अपने आप को इन चीज़ों के साथ मैनेज करो, पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करो, और कोशिश करो कि पानी जो आपका रूम टेम्परेचर पे है उसकी ही कंजम्पशन करो। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ही ज़्यादा गर्म ये पानी ना पियो, ग्रीन टी जो है ऐसी कंजम्पशन करो, और कोशिश करो कि चीनी वगैरह जो है इन चीज़ों को छोड़ो। अपना वेट अगर ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करो, अगर नॉर्मल है तो उसको मैनेज करो, और अपनी बॉडी के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस आ रही है या वैसे भी स्टिफनेस है आर्थराइटिस की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी बॉडी को जो है वो आप लोग मूवमेंट जो है प्रोवाइड करो, ताकि उसके अंदर बॉडी को जो आदत हो वो स्टिफ ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको इजीली टाइम पे अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच।